अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ के बारे में जो हमारे पास चैप्टर 4 है हमने ऑलरेडी देखा हुआ है उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे या हम उसमें से थोड़ा सा उसको इजीली ब्रीफली या समराइज्ड फॉर्म में हम देख रहे होंगे। इसमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 4 का लिंक भी मिल जाएगा, आप डिटेल में वहाँ से देख सकते हैं। हमारे पास एडजस्टमेंट्स मेजर दो तरह की होती हैं जिन्हें हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं एक्सपेंस और रेवेन्यूज़ के अकॉर्डिंगली। एक हमारे पास प्रीपेड रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस होते हैं और दूसरा हमारे पास एक्रूड एक्सपेंसेस और एक्रूड रेवेन्यूज़ होते हैं। इनको हमारे पास जब हम इनका डिफरेंस ये होता है कि एक को हम अपने टाइम से पहले पेमेंट पर रिकग्नाइज करके उनको डील कर रहे होते हैं यानी प्रीपेड के फॉर्म में या अनअर्नड के फॉर्म में, और दूसरे को हम उनकी ड्यू डेट के बाद हम उनमें एडजस्टमेंट करते हैं। अब ये कैसे हैं हम इन्हें वन बाय वन आगे चल के डिटेल में देखेंगे। जैसे अभी हमने बात की कि हमारे पास फोर टाइप्स होते हैं जिन्हें हम कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंस करते हैं, यानी इसे हम प्रीपेड एक्सपेंस के तौर पे कंसिडर करते हैं। सेकेंडली हम इनकी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनको हम कन्वर्ट करते हैं अपने रेवेन्यूज़ में, जिनको हम अनअर्नड रेवेन्यूज़ कहते हैं। और बाकी के टाइप हमारे पास अनपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस, और हमारे पास ये अनकलेक्टेड रेवेन्यूज़ हैं। इनकी हम अगर जनरल एंट्रीज देखें तो हम यूजुअली इनको हम रेगुलर अपने जर्नल में एंट्री करते टाइम पे इनके पास प्रीपेड एक्सपेंस कर रहे होते हैं डेबिट साइड पे, और कैश को हम ले रहे होते हैं अपने क्रेडिट साइड पे। मींस कि हमने इनकी पेमेंट दे दी होती है एक्सपेंस को हमारे पास ऑलरेडी, और हमने कैश हमारे पास ज़्यादा होता है, सो हम अपने अकॉर्डिंग टू डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स हम उनको की सेटिंग इसी तरह से एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं कि हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा होता है पेमेंट के साथ, तो हम उनको कैश को क्रेडिट साइड पे लिखा होता है। इसी तरह से हमारे पास अनअर्न्ड रेवेन्यू है जिस पे हम टाइम से पहले हमने अपना कैश कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हमने कैश को अपने डेबिट साइड पे लिख लिया, यानी हम अपने डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के अकॉर्डिंगली इनको नोट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज को हम टाइप्स को हम वन बाय वन देख रहे हैं। हमारे पास सबसे पहला टाइप आ रहा है कन्वर्टिंग एसेट इनटू एक्सपेंस, या जिसे हम अपने प्रीपेड और डेफर्ड एक्सपेंस कहते हैं। ये आपके पास एक ऐसी एंट्री होती है जिसमें हमारे पास हम अपनी टाइम से पहले पेमेंट को एडवांस में रिसीव कर लेते हैं बिफोर के वो हमारे पास हम उस टाइम को इंजॉय कर सकें या उनके बेनिफिट को हासिल कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमने इंश्योरेंस की अमाउंट को एक साल पहले से इंश्योरेंस हमने हासिल कर ली है, तो वो साल भर के लिए इंश्योरेंस को हम हासिल कर सकते हैं, या हम उसको इंश्योरेंस हमारे पास रहती है हम उस इंश्योरेंस को पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास प्रीपेड रेंट है या एनी अदर किसी भी किस्म का प्रीपेड एक्सपेंस हो, तो हम उसकी एंट्री को इसी तरह से यूटिलाइज कर रहे होंगे। यहाँ पर ये हमारे पास हमारा एसेट होता है। अभी किस तरह की इसकी हम एंट्री एडजस्टमेंट के साथ इसकी एंट्री कर रहे होते हैं कि एक्सपेंस को हम डेबिट साइड पे लिख रहे होते हैं और अनपेड एक्सपेंस के अकाउंट को हम क्रेडिट के तौर पे नोट कर रहे होते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे अभी हमने देखी थी कि हमने किसी किस्म का आपने एक साल पहले का इंश्योरेंस दे दी है, अब वो साल के दौरान पूरी हम इंश्योरेंस को हम हासिल कर सकते हैं, वो हमारा एसेट होता है, तो इसलिए हम इस एंट्री को इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंस हमारे डेबिट साइड पे हम लिखेंगे इसके एडजस्टमेंटेड एंट्री को, और अनपेड एक्सपेंस को हम अपने क्रेडिट साइड पे लिख रहे होंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है अनपेड एक्सपेंस या अक्रूड एक्सपेंस में आ जाता है, जिसमें आप इसमें सेम ही तरीके से हम अपनी कोई भी एक्सपेंस को यूज़ करके हुए हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकेंगे। जैसे हमारे पास इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, जिसे हमारे पास सैलरी पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, हम इसी तरह से इसको अपने एक्सपेंस अकाउंट को यूटिलाइज करके लिख रहे होंगे। हमारे पास ये किस सिचुएशन में आ सकती है, ये हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि हमने अपनी सैलरीज और एम्प्लॉयज़ को अब तक उनकी पेमेंट नहीं दी है, या उनका हमने अपनी एक्सपेंस को पेमेंट नहीं किया है, वो हमारी लाइबिलिटी है या वो हमारे ऊपर ड्यू अमाउंट का बन रही है, सो हम उस वैसा केस आ जाएगा। जैसे हमने देखा कि हमने एम्प्लॉय से काम तो ले लिया था लेकिन उनको अब तक तनख्वाहें नहीं दी हैं, सो अब हम ये हमारी लाइबिलिटी है कि हम उनको पे करें, वो हमारे पे पेमेंट पेएबल के तौर पे आ जाएगी। उसमें हम कहेंगे कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा और हम लाइबिलिटी या हम पेएबल एक्सपेंस के साथ इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा सैलरी होगा तो हम सैलरी एक्सपेंस लिखेंगे यहाँ पर, और पेएबल सैलरीज को हम अपने क्रेडिट साइड पे लिख देंगे।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज़ और टू रेवेन्यू, यानी ये हमारे पास हमारी लाइबिलिटी पहले बन रही थी, अब हमने इसको अपने रेवेन्यू के तौर पे हासिल कर रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक अमाउंट रिसीव कर ली है, अपने घर को रेंट पे दिया था या किसी बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया था एक साल भर के लिए, तो अब हमने उसका वो साल के बाद जब हम इसके एडजस्टमेंट करेंगे तो अब हमारे पास ये लाइबिलिटी थी पहले जो हमने एक साल के लिए उस घर को या उस बिल्डिंग को रेंट पे दिया हुआ था। जब हम इसकी रेवेन्यू हासिल करने के में कन्वर्ट होगा तब वो हमारे पास आ जाएगा कि अब उस टाइम पे एडजस्टमेंट एंट्री को हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जैसे अब हमने यहाँ से देख लिया कि बिजनेस आपने कोई भी हमने अपनी सर्विस परफॉर्म फ्यूचर में पीरियड के लिए कर रहे हो हासिल करने के लिए हमने लेकिन पेमेंट पहले रिसीव कर ली, या हम इससे आसान देख सकते हैं कि मैंने किसी सर्विस को हासिल किया था, हाउस क्लीनिंग सर्विस को, अपनी एसी रिपेयर की सर्विस को मैंने हासिल करने के लिए हमने उससे दे दिया था पेमेंट, उन्होंने हमें रिसीव मिल गई थी, लेकिन अभी तक हमने वो काम नहीं किया था, उनके पास वो सर्विस परफॉर्म नहीं की थी, तो इसलिए ये हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू में काउंट होगी। अब इसकी एंट्री आ जाएगी अनअर्न्ड रेवेन्यू और रेवेन्यू अर्नड, इसमें हम लिख सकते हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएगा और रेवेन्यू अर्नड हमारे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास किसी किस्म का भी ये रेवेन्यू इंक्लूड हो सकता है जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि हम इनको पहले हमने पैसे हासिल कर लिए हैं तो ये हमारी लाइबिलिटी है कि हम उसको बाद में उनकी पेमेंट में कंप्लीट कर सकते होंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल में देख सकते हैं कि इनको एडवांस में पेमेंट रिसीव हो गई है और ये काम अपना लेटर ऑन को फिनिश करके उन्हें अपनी लाइबिलिटी को पूरा कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू और अक्रूड रेवेन्यूज, यानी हमने ऑलरेडी सर्विस परफॉर्म कर दी है, रेवेन्यू हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है, बट हमें अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं मिल रही है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी सर्विसेज पेमेंट कर दी थी लेकिन मुझे अभी तक उसका कैश हासिल नहीं हुआ है। मैंने क्लीनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर दी थी, मैंने अपनी हाउस जॉब या मैंने अपनी किसी किस्म की भी सर्विसेज बैंक में काम करी थी, मैंने पूरा महीना काम कर लिया लेकिन मुझे अभी तक मेरी सैलरी नहीं मिली है, तो यह मेरे पास अनअर्न्ड अनकलेक्टेड रेवेन्यू या अक्रूड रेवेन्यूज में आ जाएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे हमने बात की। यहाँ पर आपके पास किसी किस्म की भी कोई भी ऐसी सर्विस ऐसी किसी किस्म की भी रेवेन्यू हो सकता है जिसको हमने परफॉर्म कर लिया हो लेकिन अभी तक उसके एवज हमें पेमेंट रिसीव नहीं की गई हो। उस केस में अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास डेबिट साइड पे आएगा और अर्नड रेवेन्यू हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा जब हम उसके एडजस्टमेंट रेवेन्यू करेंगे। स्टिल ये भी हमारा एसेट के कहेगा क्योंकि हमने सर्विस परफॉर्म कर दी है। अब हमारी ये रिसीवेबल्स के तौर पे हम इसे कंसिडर करेंगे। तो अगर आपको याद हो कि रिसीवेबल्स हमारा एसेट होता था तो इसलिए हम उसको भी अपने एसेट ही इसको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, हमने चारों देखी, अब हम इसको क्विकली रिकैप करते हैं कि हम एक ही एग्जांपल से देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये आपके पास किस तरह से फ़र्क होता है। बेसिकली ये हम जिस तरह के हम हमेशा बात करते हैं कि ये डेबिट एंड क्रेडिट साइड या हमारी रेवेन्यू और सर्विसेज साइड को जो हम देख रहे हैं, जनरली ये दो एंड को पे रिकॉर्डिंग के डिफ्रेंशिएशन से फ़र्क पड़ता है। यानी मेरा रेवेन्यू किसी दूसरे का एक्सपेंस होगा, सिमिलरली मेरा एक्सपेंस किसी दूसरे का रेवेन्यू कंसिडर किया जाएगा। जैसे मैं अगर किसी चीज़ की बिल की पेमेंट दे रही हूँ तो वो मेरा एक्सपेंस होता है और जो कंपनी मेरे से उन चीज़ों के बिल हासिल कर रही होती है वही उनका रेवेन्यू रहता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक घर है जिसे हमने रेंट पे दिया हुआ है या हमने उसको रेंट पे हमने रेंट पे लिया हुआ है, तो उस केसेस में हम यहाँ पर उसकी एग्जांपल्स के साथ देख रहे होंगे। अगर आपके पास अनअर्न्ड रेवेन्यू हो विच मीन्स कि हमने अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू के हम एग्जांपल के साथ देख रहे हैं कि रेंट रिसीव्ड हमने एडवांस में कर लिया है, सो इट्स अवर लाइबिलिटी कि हम उस घर को रेंट आउट एक साल भर के लिए दिए रखें, या वो बिल्डिंग को हम रेंट आउट पे एक साल भर के लिए हमारी लाइबिलिटी होगी कि हम उस साल से पहले उसमें कोई भी और चेंजेस या कहीं और उसके साथ हम उस घर को यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसका एक एडवांस में रेंट हासिल कर लिया है। अक्रूड रेवेन्यू रेंट रिसीवेबल, मैंने उस बिल्डिंग को रेंट आउट पे दे दिया था एक, लेकिन मुझे अब तक उसका रेंट हासिल नहीं हुआ है, मुझे उसकी अमाउंट हासिल नहीं हुई है, सो ये भी मेरा एसेट कहलाया जाएगा और ये मेरा रिसीवेबल कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रीपेड या डेफर्ड एक्सपेंस, हमने रेंट पेड एडवांस में कर दिया है एक साल का, तो ये हमारा एसेट है जिसे हमने एक साल के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
unpaid and or accrued expense कि we haven't paid the rent for the time duration, so it's our liability कि हम उसको पे कर सकें। अब हम इसकी एग्जांपल जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारा लाइबिलिटी किसी और का एसेट कहलाता है, या हमारा रेवेन्यू किसी और का दूसरे एंड पे एक्सपेंस कहलाता है। जैसे हम अगर यहाँ पे देखें कि हमने अनअर्नड रेवेन्यू, यानी मैंने एक साल के एग्जांपल हमने देखा कि अनअर्नड रेंट रेवेन्यू, एक साल के लिए रेंट हमने रिसीव कर लिया था, तो ये हमारी लाइबिलिटी कहलाई जाएगी। जिस कंपनी ने या जिसने उसको रेंट दिया है वो उसका एसेट होगा, वो उसी टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको अपना एसेट कंसिडर करेगा और उसकी ट्रांजेक्शन में वो प्रीपेड डेफर्ड एक्सपेंस लिखेगा, और जबकि जिसने रेंट रिसीव किया होगा वो उसको अनअर्नड रेवेन्यू कंसिडर करेगा। सिमिलरली अक्रूड रेवेन्यूज, यानी मैंने उस रेंट को हासिल नहीं किया है और वो मैंने रेंट को मुझे रिसीवेबल्स के फॉर्म में है, मैं टाइम ड्यूरेशन के बाद उस चीज़ को हासिल करूंगी, तो मैं उसको अपना एसेट कंसिडर करूंगी और मैं उसको अक्रूड रेवेन्यू लिखूंगी। जबकि जिस कंपनी ने आपको रेंट पे करना था या जिसने दे रहा था रेंट कंपनी वाला, वो अनपेड एक्सपेंस या अक्रूड एक्सपेंस लिखेगा कि उसने वो उसकी लाइबिलिटी होगी, वो उसका पेएबल अमाउंट रहेगी और वो उसको उस टाइम ड्यूरेशन के लिए वो उसकी जिम्मेदारी है या उसकी ड्यूटी है कि वो उस रेंट को पे कर सके। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं इनके एडजस्टमेंट, आपके पास आपने देखा होगा क्वेश्चंस में कि हमें एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया जाता है और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है या हमारे पास जिसे हमने यूटिलाइज करते हुए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में बनाना होता है। सो हम उस ये जो अगर आपको ऐसे सिचुएशन में गिवन हो तो हमने अभी जो ऊपर एंट्रीज की टाइप देखी हैं उन्हीं एंट्रीज को हम यूज़ करते हुए अपनी एंट्रीज को लिख रहे होंगे, और उसके बाद जब हमें फाइनली एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है उसके लिए हम कैसी एंट्री करेंगे, वन बाय वन हम उसको देख रहे हैं कि अगर आपके पास अनएडजस्टेड में हो तो वहाँ पर आपने कैसे यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है, उसको प्लस करना है, माइनस करना है, हम वो चीज़ें देखेंगे अपनी फाइनल एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। अगर हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी ऐसा ट्रायल बैलेंस जिसमें अभी ये एडजस्टमेंट्स हमने नहीं की गई, उनमें कोई भी आपके पास अकाउंट में वो डेबिट साइड पर होगा, तो उसमें आपने की एडजस्टमेंट के लिए जब हम लिख रहे होंगे और हमने देखा होगा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो गिवन होती हैं या आपके पास एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है जिसके बाद हमने फाइनलाइज्ड ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसमें हमारे पास दोनों ही डेबिट साइड पे इंफॉर्मेशन गिवन होगी, तो हम दोनों को ऐड करेंगे और उसकी फाइनल वैल्यू को हम डेबिट साइड पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिख रहे होंगे। यह आपकी रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस दोनों के लिए सेम ही रूल अप्लाई किया जाएगा। अगर आपके पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे इंफॉर्मेशन है और जो आपकी गिवन अकाउंट है वो डेबिट साइड पे है और एडजस्टेड में आपकी सीआर में गिवन एडजस्टमेंट के साथ होगा, तो हम उसको अनएडजस्टेड में डेबिट साइड को माइनस करेंगे एडजस्टमेंट वाली में से और अपनी उसको यूटिलाइज लिख रहे होंगे डेबिट साइड पर ही अपनी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में या आफ्टर एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में हम उसको लिख रहे होंगे। देन अगर हमारे पास अकाउंट अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में प्रेजेंट होगा क्रेडिट साइड पर और दूसरी भी जो हमारी इन्फॉर्मेशन गिवन है या किसी किस्म से आपको एक ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसके बाद हमने उसको फाइनली अकाउंट में लिखना है, तो उस केस में दोनों ही अगर क्रेडिट साइड पे होंगे तो हम दोनों को ऐड करेंगे और फाइनल ट्रायल बैलेंस में भी हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अगर हमारे पास अकाउंट अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड पे होगा और एडजस्टमेंट में हमारे पास डेबिट साइड में लिखा गया, तो हम उसको क्रेडिट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपनी एडजस्टमेंट वाले में से और उसको हमने क्रेडिट साइड पे ही लिखा जाएगा। यानी आपके फोर्थ वाले वन में और हमारे पास सेकेंड वन में हमने अपनी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की साइड में से दूसरी साइड को माइनस करना है और हमने वही वाली साइड पर लिख रहा है जहाँ पर हमारे पास अनएडजस्टेड जिस साइड पर मौजूद होगी। और अगर दोनों के ही में हमारे पास सेम अमाउंट है तो हमारे पास वो अमाउंट ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट के दौरान वो सेटल्ड हो गई है, इसलिए हम उसको वहाँ पर रिकॉर्ड आगे हमारी कोई भी अमाउंट फाइनल अकाउंट में नहीं जा रही होगी। ये तो क्विक रिकैप था हमारे पास इन स्लाइड्स का जिसमें हम अपनी देख रहे थे एडजस्टमेंट की डिटेल आपने चैप्टर 4 में हमने देख लिया था, यह बस उसकी समराइज्ड फॉर्म में था। सो अगर आई होप कि आपको अब और क्लियर हो गया होगा। सो अगर आप को कोई क्यूरी है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन सो आपको कोई भी नेक्स्ट वीडियो में मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।